हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी के बारे में। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण यानी कि अक्षर। तो अक्षरों के बारे में या वर्णों के बारे में जब हम कुछ विचार करते हैं तो उसको वर्ण विचार या फोनोलॉजी कहते हैं। तो बच्चों, आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। भाषा का उच्चारण ध्वनियों द्वारा होता है। यह प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया जाता है। इस विशेष चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आपको बच्चों एक शब्द दिया गया है विद्यालय, तो आपको इसको क्या करके दिखाया गया है, टुकड़ों में तोड़ के दिखाया गया है। कैसे टूटा है बच्चों, देखिए आधा व, जिसको हम हलंत और व भी कहते हैं। बच्चों देखिए, जिसके नीचे हलंत लगेगा यानी कि वो क्या है, आधा। इसको हम स्वर रहित भी बोल सकते हैं, स्वर रहित व या आधा व या फिर हलंत वाला व। ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करते हैं। इसको कैसे तोड़ा गया है आप सभी देखिए। हलंत वाला व, धन ई, धन आधा द, धन आधा य, धन आ, धन आधा ल, धन अ, धन आधा य, धन अ। तो बच्चों, स्पष्ट है कि प्रयुक्त रंगीन ध्वनि चिन्हों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अतः ये वर्ण हैं। वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनते हैं। तो बच्चों देखिए, इतने सारे वर्णों को मिलाकर के ये शब्द विद्यालय बना है। तो बच्चों, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो बच्चों याद रखिए, व्याकरण में वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बच्चों। अब हम पढ़ते हैं बच्चों वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट के बारे में। सभी वर्ण जब एक निश्चित क्रम के अनुसार समूह में रखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार किसी माला में अलग अलग फूल व्यवस्थित ढंग से पिरोकर एक माला बनाई जाती है, उसी प्रकार वर्णमाला में स्वर और व्यंजन एक निश्चित क्रम में आते हैं। तो बच्चों, वर्णों के एक निश्चित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आपको ये परिभाषा भी अच्छी से याद कर लेनी है बच्चों। अब हम जानेंगे बच्चों वर्णों के भेद यानी काइंड्स ऑफ लेटर्स के बारे में। बच्चों, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला में आए वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। तो बच्चों कौन कौन से भाग हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं स्वर यानी वॉवल्स के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। ये संख्या में 11 है बच्चों, आपको ये संख्या भी याद कर लेनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों का क्रम इस प्रकार है। तो आइए देखिए बच्चों, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, र, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों, स्वरों को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित दो आधार हैं। पहला है रचना के आधार पर स्वरों के भेद। तो बच्चों पहला है मूल स्वर, इसमें 4 स्वर होते हैं। वे कौन कौन से हैं बच्चों, अ, छोटी ई, छोटा उ और र। दूसरा है बच्चों संधि स्वर। इस स्वर में अन्य 7 स्वर होते हैं। वे हैं आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। इनकी उत्पत्ति निम्नवत हुई है। तो बच्चों कैसे हुई, देखिए अ प्लस अ यानी अ में हमने अ जोड़ दिया, क्या बन गया आ। ऐसे ही अ धन ई क्या बना ए, अ धन छोटा उ क्या बना ओ, ई धन ई बड़ी ई बना, अ धन ए ऐ बना, अ धन ओ औ बना। तो बच्चों उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। तो बच्चों पहला भेद है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत छोटा, अल्प। जिन स्वरों के उच्चारण में अल्प अथवा कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ, छोटी ई, छोटा उ तथा र ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। तो बच्चों ये भी संख्या में 4 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है बच्चों दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसा कि बच्चों नाम से स्पष्ट है, दीर्घ यानी कि बड़ा। हिंदी वर्णमाला में आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अयोगवा। तो बच्चों अयोगवा क्या है,
हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिन्हें न तो स्वर और न ही व्यंजन माना जाता है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 3 है। तो बच्चों कौन कौन से हैं ये? अंक, और फिर अ के ऊपर चंद्र बिंदी और अह अयोगवाह कहे जाते हैं। तो बच्चों आपने 11 स्वर पढ़े, इसके अतिरिक्त क्या है? ये 3 और हैं जो अयोगवाह में आते हैं, क्योंकि ये न स्वर हैं और न ही इनको हम व्यंजन में गिनते हैं। अंक को अनुस्वार और चंद्र बिंदी वाले अ को अनुनासिक तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है बच्चों। अनुस्वार, अनुस्वार क्या है? जिन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका लिपि चिन्ह कैसा है बच्चों? अंक की मात्रा, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी, और यह वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, बहुत सारे आपको उदाहरण दिए गए हैं। पतंग, अंदर, बंदर, गंगा, पंकज, मयंक आदि। दूसरा है बच्चों अनुनासिक। तो बच्चों जब वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह, देखिए पहले वाले में केवल नाक से बाहर निकल रही थी, यहाँ नाक और मुंह दोनों से एक साथ निकलती है, तो उसे वर्ण के ऊपर अनुनासिक के रूप में लगाया जाता है। इस वर्ण का लिपि चिन्ह चंद्र बिंदी। देखिए बच्चों जब हम क्या करेंगे, शिरोरेखा के ऊपर एक चांद और एक बिंदी, चंद्र बिंदी लगाएंगे, उसको कहते हैं अनुनासिक। इस चिन्ह को चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे यहाँ, वहां, चांद, सांवला, सांप आदि, ये इसके उदाहरण है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विसर्ग के बारे में। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय उसके अंत में ह जैसी ध्वनि आती है तो उसके अंत में विसर्ग लगाया जाता है। इसका लिपि चिन्ह क्या है बच्चों? पीछे से लगने वाले 2 बिंदु। जैसे फलतः, बच्चों देखिए तह, ह क्या है? निकल रहा है, अंत में कैसा निकल रहा है? ह की ध्वनि। क्रमशः, प्रातः आदि। अगला है बच्चों व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। तो ये क्या होते हैं बच्चों? जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए वायु कंठ से निकलकर मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श या घर्षण करते हुए बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बच्चों व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही हो सकता है, स्वर के बिना इनका उच्चारण नहीं होता। तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों का क्रम इस प्रकार है। आप लोग देखिए आपकी पुस्तिका में दिया गया है। पहला है बच्चों क, ख, ग, घ, ङ। इसको कहते हैं बच्चों कवर्ग, क्योंकि क से शुरू हो रहा है। हर वर्ग में बच्चों 5 व्यंजन होते हैं। अगला है बच्चों च, छ, ज, झ, य। तो बच्चों ये क्या है? चवर्ग, इसको कहते हैं चवर्ग। अगला है बच्चों ट, ठ, ड, ढ, ण। इसको कहते हैं टवर्ग। अगला है बच्चों त, थ, द, ध, न। तो ये है बच्चों तवर्ग। अगला है बच्चों प, फ, ब, भ, म। इसको कहते हैं हम पवर्ग। तो बच्चों ये 5 वर्ग हैं क से म तक, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब हम पढ़ते हैं बच्चों अंतस के बारे में। ये संख्या में 4 होते हैं। ये कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, इनको कहते हैं अंतस्थ। इसके बाद बच्चों आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहले तालव्य स, फिर मूर्धन्य स, फिर दंत स, फिर ह। इसके बाद बच्चों संयुक्त। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त का मतलब है कि ये 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हैं। ये कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और अन्य वर्ण, अन्य वर्ण यानी कि बच्चों इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं या अतिरिक्त वर्ण भी कहते हैं। ये कौन कौन से हैं बच्चों? ड और ढ। इनके नीचे जब हम एक बिंदी लगा देते तो 1-2 नए व्यंजन हमें मिलते हैं। इनको अतिरिक्त व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। अगला है बच्चों ज और फ, यानी ज और फ। ज और फ जब हम इसके नीचे क्या लगा देते हैं? नुक्ता लगा देते हैं। ये क्या कहलाता है? ज, फ। तो ये क्या है बच्चों? आगत ध्वनियां हैं, यानी दूसरी भाषाओं से ली गई हैं। तो बच्चों याद रखिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद भी रखनी है। सभी व्यंजन अस्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यदि व्यंजन का प्रयोग अस्वर के बिना करना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा यानी कि हलंत लगा दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, इसका मतलब क्या है? ये स्वर रहित है। और अगर मैं इसको पूरा क लिख दूं, हलंत हटा दूं, तो ये क्या हो जाएगा? स्वर सहित। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ड़ और ढ अन्य वर्णों में माने जाते हैं और ये कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते। ये या तो बीच में लगेंगे या किसी भी शब्द के अंत में लगेंगे। जैसे कि आपको उदाहरण में दिया गया है बच्चों, लड़ाई, कपड़ा, सड़क,
बूढ़ा, दाढ़ी और पढ़ाई आदि। तो बच्चों अब देखिए व्यंजनों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। पहला है बच्चों उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो बच्चों सबसे पहला इसमें आता है स्पर्श व्यंजन। मैंने आपको पहले भी बताया क से म तक जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श क्यों है बच्चों? क्योंकि जीभ क्या करती है? मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श। हिंदी वर्णमाला में क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। तो बच्चों देखिए 5 आपके वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इसमें आने वाले सभी व्यंजन क्या है? स्पर्शी व्यंजन, यानी क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, यानी क से लेके म तक सब क्या कहलाते हैं बच्चों? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उपयुक्त स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान और नाम निम्नवत हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहला क वर्ग। क वर्ग के स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान कंठ है, अतः इन्हें कंठ कहते हैं। क्योंकि देखिए आप जब बोलते क ख तो कंठ से क्या निकलती है? आवाज निकलती है। ऐसे ही च वर्ग के स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालु है, अतः इन्हें तालव्य कहते हैं। यहाँ पे तालु में लगती है हमारी जीवा। अगला है बच्चों ट वर्ग के स्पर्श व्यंजनों का उदाहरण स्थान मूर्धा है, अतः इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। आपकी जीभ क्या होती है बच्चों? थोड़ा सा फोल्ड होके पीछे जाती है, इसलिए इसको मूर्धन्य कहते हैं। अगला है बच्चों त वर्ग के स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान दांत है, अतः इन्हें दंत कहते हैं, यानी इनके उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है। अगला है बच्चों प वर्ग के स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान ओठ है, यानी कि जब हम होठों की सहायता से बोलते हैं, अतः इन्हें ओष्ठ कहते हैं। अगला है बच्चों अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के तालुओं का स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में य, र, ल, व 4 अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, ये व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच के हैं, अर्थात ये न तो पूरी तरह स्वर है और ना ही व्यंजन, इसलिए इनको क्या कहते हैं बच्चों? अंतस्थ कहा जाता है। अगला है बच्चों ऊष्मीय व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जीभ से घर्षित होती हुई हल्की सी सीटी की आवाज का आभास कराती हुई बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में श, स, स और ह ये 4 ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। अगला है बच्चों उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब देखिए मात्रा के आधार पर कि श्वास कम ले रहे हैं हम उसके उच्चारण में या हम श्वास ज्यादा ले रहे हैं उसके उच्चारण में, तो इस आधार पर कैसे बांटे गए हैं? हिंदी वर्णमाला में उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों की निम्नलिखित 2 भेद हैं। पहला है अल्प प्राण व्यंजन। देखिए अल्प प्राण कह रहा है, प्राण यानी कि श्वास यानी कि वायु, अल्प यानी कि जब हम कम वायु का प्रयोग कर रहे हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा का प्रयोग कम होता है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे तथा 5वें व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन हैं। ङ तथा य, र, ल, व भी अल्प प्राण व्यंजन हैं। बच्चों क्या कह रहा है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन। अगर मैं लिख दूं क वर्ग का क, ख, ग, घ, ङ, तो क्या कह रहा है? पहला वाला, तीसरा वाला, उसके बाद 5वां वाला, ये क्या कहलाएगा बच्चों? अल्प प्राण कहलाएंगे। दूसरा है बच्चों महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा का प्रयोग अधिक होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के दूसरे तथा चौथे व्यंजन तथा सभी ऊष्मीय व्यंजन श, स, स, ह महाप्राण व्यंजन हैं। तो बच्चों अब क्या बच गए? दूसरे नंबर का और फिर ये चौथे नंबर का, ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण, यानी कि एक अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर एक महाप्राण, फिर एक अल्प प्राण, ऐसे वर्ग में इनको व्यंजनों को बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। संयुक्त व्यंजन यानी कंपाउंड कंसोनेंट्स। तो बच्चों कंपाउंड कंसोनेंट कौन से हैं? वर्णमाला में 4 ऐसे व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये इस तरह बनते हैं। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये कैसे बना है? क्ष आधा क प्लस षटकोण वाला स से, ऐसे ही आधा त
धन र क्या बना त्र, ऐसे ही आधा ज प्लस अय क्या बना ज्ञ, ऐसे ही बच्चों आधा श प्लस र क्या बना श्र। इनसे बनने वाले कुछ शब्द भी आपको दिए गए हैं, जैसे क्ष से क्या बना कक्षा, रक्षा, शिक्षक, ऐसे ही त्र से पत्र, चित्र, मित्र, ज्ञ से यज्ञ, आज्ञा, विज्ञान, श्र से श्रवण, श्रीमान, श्रमिक। आइए बच्चों हम जानते हैं द्वित्व व्यंजन यानी कि ड्यूलिटी कॉन्सोनेंट्स के बारे में। तो बच्चों ड्यूलिटी कॉन्सोनेंट्स क्या हैं? जब दो समान व्यंजन एक साथ मिलकर आपस में जुड़ जाते हैं तो इस मेल से बना व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, जैसे आपको उदाहरण दिए गए हैं। बच्चों द्वित्व का मतलब ही है दो, यानी कि एक व्यंजन दो बार आ रहा है, एक बार आधा आता है, एक बार पूरा। पहली बार में क्या होता है स्वर रहित, स्वर रहित का मतलब क्या है वो आधा है ना, और दूसरी बार वो पूरा आएगा। देखिए पहले बार में आधा क आ रहा है, दूसरी बार में क पूरा आ रहा है, तो क्या बन जाएगा आधा क और पूरा का क। तो इससे बनने वाले शब्द हैं पक्का, मक्का, धक्का। ऐसे ही बच्चों आधा च धन पूरा च, चच, इससे कैसे शब्द बने बच्चा, सच्चा, कच्चा। ऐसे ही आधा त प्लस पूरा त, तत, कैसे बना छत्ता, पत्ता, गत्ता। ऐसे ही बच्चों आधा ब धन ब क्या बना बब, यानी धब्बा, अब्बा, गुब्बारा। तो बच्चों जब एक ही व्यंजन दो बार आए, एक बार आधा और एक बार पूरा, वो क्या होता है द्वित्व व्यंजन। अब हम जानते हैं बच्चों आगत ध्वनियां। आगत मतलब दूसरी भाषाओं से हमारे हिंदी में जो ध्वनियां आई हुई हैं, कौन कौन सी हैं? देखिए आ के ऊपर देखिए आपको एक चंद्र, चंद्र बिंदी नहीं है, केवल एक चंद्र है ना, चांद है, बिंदी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं औ करके प्रोनाउंस करते हैं, है ना, ओ करके। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है। आ ओ कोई ध्वनि का प्रयोग केवल उन्हीं शब्दों के लिए किया जाता है जो अंग्रेजी भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे देखिए बच्चों कॉलेज, मैं इसको कॉलेज नहीं कहूंगी, कॉलेज नहीं। कॉलेज कब होता है जब ऊपर से आगत ध्वनि नहीं लगी रहती। आगत ध्वनि लग गई तो मैंने कह दिया कॉलेज, यानी कि ये आ भी नहीं है और ये ओ भी नहीं है, उनके बीच की ध्वनि है, आ और ओ के बीच की ध्वनि। डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं कह रही हूँ ना डॉक्टर कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ डॉक्टर। ऐसे ही बॉल, डॉल आदि। अगला है बच्चों नुक्ता। नुक्ता यानी कि एक छोटी सी बिंदी होती है जो व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। अरबी, फारसी व उर्दू के शब्दों के लिए नुक्ते का प्रयोग किया जाता है, जैसे खत नहीं होगा खत, जरा, इंसाफ आदि। आगे बढ़ते हैं बच्चों, याद रखिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। अरबी, फारसी और अंग्रेजी मूल के वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं तथा जिन विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतरण हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं। जैसे कलम, किला आदि को कलम और किला लिखना उचित माना गया है, किंतु जहां अर्थ में संदेह की संभावना हो वहां नुक्ता लगाया जा सकता है। जैसे सजा, सजावट और सजा, दंड में अंतर स्पष्ट करना हो तो यथास्थान नुक्ता लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों के अर्थ बच्चों अलग अलग हैं। आइए दोहराएं, आइए इस पाठ का एक बार दोहराव कर लेते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के एक निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के तीन भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप निरंतर इसका अभ्यास करिए, बार बार पढ़ते रहिए, वर्ण विचार का अभ्यास करते रहिए।